A pair of dice is rolled together till a sum of either 5 और 7 is obtained। ठीक है, मतलब पेयर ऑफ डाइस को रोल्ड करते जाना है जब तक कि उसका सम, जो भी नंबर्स आएगा दोनों में, उसका सम 5 और 7 नहीं होगा तब तक रोल्ड करते जाना है। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 कम्स बिफोर 7। देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है 5 7 से पहले आना चाहिए, मतलब दोनों का जो सम होगा, दोनों डाइस में जो भी नंबर्स आएगा वो दोनों का जो सम होगा उसमें से 5 आना चाहिए 7 के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले फाइंड करते हैं कि सम 5 कैसे कैसे आ सकता है और सम 7 कैसे कैसे आ सकता है, और दोनों का ये 5 और 7 का सम ये कैसे आ सकता है। देखो तो यहाँ पे हम लोग इवेंट मानते हैं E1, इवेंट इवन हो जाएगा सम 5, तो सम 5 होना चाहिए, तो सम होना चाहिए 5, तो उसका इवेंट क्या क्या होगा। देखो दोनों डाइस में अगर फर्स्ट में 1 होगा तो सेकंड में 4 होगा, तो 1,4 एक हो सकता है इवेंट। अगर 2 होगा तो 5 आना चाहिए ना, 2,3 होगा एक इवेंट। तीसरा अगर यहाँ पे 3 होगा तो 2 होगा, और 4,1 ये हो जाएगा। तो ये 4 इवेंट बन रहा है जब सम 5 होना चाहिए। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, क्योंकि जब दो डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो इसका टोटल सैम्पल स्पेस कितना होगा 36, तो P ऑफ E1 हो जाएगा 4/36। ठीक है, मतलब 1/9, तो P ऑफ E1 हो गया 1/9। अब हम लोग देखते हैं P ऑफ E2, तो P ऑफ E2 क्या होगा। P ऑफ E2 हम लोग फाइंड करते हैं सम 7, तो सम 7 कैसे कैसे आ सकता है, तो सम 7 लाना है तो 1,6 होगा 7 लाने के लिए, फिर 2,5 होगा, फिर 3,4 होगा, 4,3 होगा, 5,2 होगा एंड 6,1 होगा। ये हो गया सम ऑफ 7 आने का। ठीक है, तो हम लोग को एक्चुअली फाइंड करना है 5 और 7। ठीक है, तो सम प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5 और 7, तो सम जो होना चाहिए वो 5 और 7 होना चाहिए। तो सम 5 होने का 4 इवेंट है, 4 नंबर्स है, और सम 7 होने का 1 2 3 4 5 6 है, तो टोटल 5 और 7 होना चाहिए, 5 और 7। तो देखो ये दोनों में कुछ भी मैच कर रहा है क्या, तो इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आएगा, तो ये दोनों अलग अलग है, तो टोटल हो जाएगा 10/36। तो 10/36 मतलब 5/18, तो 5/18 आ रहा सम 5 और 7। ठीक है, तो अब देखो सम 5 और 7 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन फाइंड करना हम लोग को प्रोबेबिलिटी कि 5 कम्स बिफोर 7, मतलब हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा कि जब 5 और 7 में से कोई भी नहीं आ रहा सम, मतलब दोनों डाइस जो थ्रो करेंगे तो उसमें सम 5 और 7 नहीं आना चाहिए। तो ये देखो ये तो P हो गया सम 5 और 7, तो हम लोग फाइंड करते हैं। अच्छा P 5 और 7 है ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं E3 है, तो E3 मतलब 5 और 7, तो इसको लिख देते हैं दिस इक्वल टू P ऑफ E3। तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं अब P ऑफ E3 का कॉम्प्लीमेंट। तो P ऑफ E3 का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये होगा 1 माइनस P ऑफ E3, तो 1 माइनस 5/18, तो ये होगा 13/18। और ये P ऑफ E3 का कॉम्प्लीमेंट क्यों फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि डाई को हम तब तक थ्रो करते रहेंगे डाइस को जब तक कि 5 और 7 नहीं आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कॉन्सेप्ट कि फर्स्ट मान लेते हैं कि फर्स्ट ड्रॉ में ही फर्स्ट बार हम थ्रो करेंगे उसी में 5 और 7 का सम आ गया, लेकिन हम लोग को लाना क्या है कि 5 कम्स बिफोर 7, मतलब 5 आ जाएगा फर्स्ट थ्रो में। उसके बाद ये भी केस हो सकता है कि फर्स्ट थ्रो में 5 नहीं आएगा, सेकंड थ्रो में 5 आ जाएगा, या ये भी केस होता है कि फर्स्ट में नहीं आएगा, सेकंड में नहीं आएगा, थर्ड में आ जाएगा। तो जो नहीं आ रहा है उसमें कौन सा केस लगाएंगे, P ऑफ E3 का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें कोई भी सम नहीं आएगा फर्स्ट केस में, तभी तो हम सेकंड थ्रो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये फाइंड करना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेदर 5 नॉर 7, ना ही 5 आएगा ना ही 7 आएगा, तो P ऑफ E3 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम लोग को एक्चुअली फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कम्स बिफोर 7। देखो 5 कम्स बिफोर 7 में कितने टाइप का केस बनेगा, कैसे कैसे बनाएंगे। देखो या मान लिया कि फर्स्ट में ही 5 आ गया, और 5 आने का हम लोग का जो इवेंट था वो था E1 कि सम दोनों का सम 5 आ रहा है, तो फर्स्ट केस आ गया तो ये लेके चले जाएंगे। या फिर ऐसा मान लो कि फर्स्ट ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट बार जो थ्रो करेंगे उसमें कोई भी मतलब या तो
मतलब उसमें 5 और 7 का सम नहीं आना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना पी ऑफ ई थ्री का कॉम्प्लीमेंट, है ना, पी ऑफ ई थ्री कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट रो में कोई भी 5 और सम में से कोई भी सम नहीं आया है, और सेकेंड टाइम्स में 5 का सम आ गया, सम 5 आ चुका है। ठीक है, तो सम 5 आ चुका है, तो वहीं पे हम लोग ख़त्म कर देंगे। या तो या अगर दूसरा केस बनेगा तो ये केस बनेगा कि फर्स्ट थ्रो में 5 और 7 में से कोई नहीं आया है, सेकेंड थ्रो में भी 5 और 7 में से कोई भी नहीं आया है, और फिर थर्ड में 5 आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से चलते जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा फर्स्ट में 5 और सम का 7 नहीं आया है, सेकंड में 5 और 7 का सम नहीं आया है, थर्ड में 5 और 7 का सम नहीं आएगा, फोर्थ में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 आना चाहिए 7 से पहले, तो उसी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो ये अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टर्म इन्फिनिटी जाएगा। अब देखो पी ऑफ ई वन कितना होगा, पी ऑफ ई वन होगा 1/9, तो यहाँ लिखेंगे 1/9 प्लस पी ऑफ ई थ्री का कॉम्प्लीमेंट 13/18 और फिर 1/9 प्लस, और यहाँ होगा 13/18 इंटू 1/9। ठीक है, ये अप टू इन्फिनिटी तक होगा। देखो यहाँ से 1/9 हम लोग कॉमन लेते हैं, 1 प्लस 13/18 होगा प्लस, और यहाँ पे 13/18 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये जीपी में है, और इन्फिनाइट जीपी है। इन्फिनाइट जीपी का सम का फार्मूला होता है a/1 - r। ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट टर्म तो 1 है ना, ये इन्फिनाइट जीपी जो फर्स्ट टर्म 1 है, तो 1/1 माइनस, और कॉमन रेशियो है 13/18, तो 1/9 और 18/5 हो जाएगा। 9 से कट करेंगे 18 को 2 टाइम्स में, तो आंसर आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था कि जब तक कि 5 और 7 नहीं आना चाहिए सम, तब तक उस डाइस को हम थ्रो करते रहेंगे, और प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है 5 कम्स बिफोर 7। तो 5 जैसे ही आएगा तो 5 और 7 का सम आने पर थ्रो करना बंद कर देंगे, तो 5 जैसे ही आएगा वो थ्रो करना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पी ऑफ ई1 फाइंड किया हम लोग, ये फर्स्ट थ्रो में ही 5 आ गया। ठीक है, तो ख़त्म कर देंगे फेंकना। ये दूसरा करना है, तो सेकेंड में 5 का सम आ गया है। ठीक है, तो हो गया ख़त्म। इसी तरीके से केस बन रहा है अलग अलग, ये सब का सब अपना अलग अलग केस है, तो इस तरीके से ऐड करना है, और ये आंसर आ जाएगा 2/5। ओके।